12 में जो क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में पॉलिटी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं जीएस पेपर 1 की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 2013 और 2012 का जो पेपर है वो हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड बना के रखा है इस यूपीएससी ने, कि जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी भी थे और हमने बोला क्वेश्चन का नंबर भी बहुत ज़्यादा था। 2012 में यूपीएससी ने 19 क्वेश्चन पूछे थे, 19 क्वेश्चन। अगर मैं 19 में से क्लासीफाई करूँ तो 15 या फिर 13-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड थे, जिनमें लॉजिक जब है तभी होगा। एलिमिनेशन से 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। आपको अगर चीज़ें पता है तभी सही होगा, वरना नहीं सही होगा। एलिमिनेशन से नहीं हटा सकते, कुछ क्वेश्चंस हैं बाकी नहीं है। तो 13 और 12 का पेपर ऐसा था जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ, एग्जाम से पहले इनको बना के जाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, इन पेपर्स में गलतियाँ हो सकती है लोगों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एरिया कवर्ड अंडर दी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996 व्हाट इज द रोल और पावर ऑफ द ग्राम सभा। हमको बात करनी है पिज़्ज़ा के अंदर बात करनी है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट में ग्राम सभा का रोल क्या है। पहला, ग्राम सभा हैज़ द पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल एरियाज। बिल्कुल सही है, ये पावर है उनके पास अकॉर्डिंग टू पिज़्ज़ा। सेकेंड, ग्राम सभा हैज़ द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक बैम्बो एंड हनी। बिल्कुल सही है। थर्ड, रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल। यहाँ पे जो वर्ड बोल रहा है ना एनी मिनरल, ये गलत है। नॉट फॉर एनी मिनरल इन दिस शेड्यूल एरियाज, ओनली फॉर माइनर मिनरल्स। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब है कि जैसे हम लोग होता है ना, कोई भी सिविल केस होगा, जैसे किसी ने किसी को झापड़ मार दिया, ठीक है ना, किसी ने किसी को झापड़ मार दिया, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर जाएगा, भाई मेरे को इसने झापड़ मार दिया, इसको भी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है दोस्त, ये लोअर कोर्ट के पास जाएगा या फिर पुलिस के पास जाएगा, जो कि आपस में सुलझा लेते हैं। तो जो छोटे मोटे मैटर होते हैं ना, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाया जाता, उसके लिए लोअर कोर्ट्स हैं, उसके लिए है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब है कि ऐसे मैटर्स जिसपे आप सुप्रीम कोर्ट के पास ही पहले जा सकते हो, है ना, उसको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो अब पढ़ते हैं कौन कौन सा है इसमें से। पहला, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। हाँ, ये मैटर है जिसमें आप नहीं जा सकते भाई किसी हाई कोर्ट के पास चले जाओगे, छोटा मोटा मैटर नहीं, हाई कोर्ट जाओगे तो बायस हो सकता है। सो दिस इज करेक्ट, गवर्नमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। सेकंड, अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव स्टेट। नहीं, इसमें नहीं जा सकते। ओके, अ डिस्प्यूट रिलेटेड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी, ये भी गलत है। अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, ये सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्यों सही होगा अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हमको बोला है स्टेट्स के मैटर में आपस में स्टेट लड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, गवर्नमेंट और स्टेट लड़ रहे हैं तो हम लोग सुप्रीम के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे हैं तो हमसे सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि सेकंड स्टेट कैसे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है, ये बताते हैं पहले। तो सेकंड को स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। इसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो यहाँ पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी। इसके लिए ट्राइब्यूनल्स का भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ना। इसमें जनरली क्या होता है, हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1 and 4 ओनली। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। हमको बात करनी है ऑफिस ऑफ द स्पीकर की, लोकसभा स्पीकर की। फर्स्ट, ही और सी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। गलत है यार, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के समय होल्ड नहीं करता यार। यहाँ पे प्लेजर किसका है, यहाँ पे इलेक्शन होता है ना। सो यहाँ पे जब तक कॉन्फिडेंस होगा किसका, पार्लियामेंट का, मतलब लोकसभा का, तब तक ये होल्ड करेगा, नॉट अंडर द प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड, ही और सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज और हर इलेक्शन बट हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर इलेक्शन। गलत है, ही हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये पार्लियामेंट, ये पीएम के लिए ऐसा होता है, ठीक है ना। थर्ड, इफ ही और सी इंटेंड टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस टू द डिप्यूटी स्पीकर। बिल्कुल सही है, अपने डिप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में याद रखना
इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करना चाहता है सेकंड स्टेटमेंट में। देखो ये बोल रहा है ही और शी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ये जनरली स्टेटमेंट ये होता है ना, इससे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है ये जो स्टेटमेंट है विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी आदमी को हम देश में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बना सकते हैं, बट एक शर्त क्या है कि उसको 6 महीने के अंदर अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा इन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा और इन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, 6 महीने के अंदर। ओके और पहला भी गलत यार, प्लेजर द प्रेसिडेंट नहीं यार, यहाँ पे जो मेंबर से इलेक्टेड होता है ना, तो जो वहाँ पर जो पार्लियामेंट चाहे तो लोकसभा चाहे तो उसको हटा सकती है बाय द सिंपल मेजोरिटी। ओके सो हटा दिए इसको, आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा सी, सॉरी मतलब करेक्ट हो जाएगा 3, आंसर नंबर बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। दोस्त ये गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं करती इलेक्शन डिस्प्यूट। इलेक्शन डिस्प्यूट को कौन करता है? इलेक्शन डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करता है सुप्रीम कोर्ट। ओके क्योंकि इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इलेक्शन कमीशन इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो इलेक्शन करवाता है, ठीक है ना, उसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करता। सो सेकंड फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। नहीं भाई, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होता है यार। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा अपने पास नाइदर 1 नॉट 2, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एनसायरड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है? लेकिन पहले तो पढ़ लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है? सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडियन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल सही है, ये है, लेकिन जरा समझना था, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो गलती करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ। ओके सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। थर्ड, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। फोर्थ, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर रेस्पॉन्सिबल रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। क्या क्वेश्चन ने पूछा क्या, ये देखते हैं। विच ऑफ द अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये चारों के चारों हैं, लेकिन हमसे पूछा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो जो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द विलेज पंचायत इज अंडर आर्टिकल 40 और प्रमोटिंग ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरियाज इज अंडर आर्टिकल 43। ये जो है वो किसके अंदर आते हैं? गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। सो आंसर हो जाएगा 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की बात। देखो ये जो सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है अंडर आर्टिकल 44, ठीक है। तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, एंड दिस इज व्हाट इट इज द लिबरल प्रिंसिपल। अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 3 तरह के होते हैं दोस्त, एक होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक होता है गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड वन इज द लिबरल प्रिंसिपल्स। तो ये लिबरल प्रिंसिपल है। सेकंड थर्ड बात कर ली, दिस इज व्हाट, दिस इज गांधीयन प्रिंसिपल, दिस आर व्हाट गांधीयन प्रिंसिपल, दिस इज मेंशन इन 40 आर्टिकल। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करता है आर्टिकल 43, दोनों आर गांधीयन प्रिंसिपल। और फोर्थ, सिक्योरिंग फॉर ऑल दी वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज व्हाट, दिस इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ओके तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट को याद रखना, एडजर्नमेंट मतलब अर्जेंट। अर्जेंट में भी क्या आता है? जे आता है, और एडजर्नमेंट में जे आता है। सो URGENT अर्जेंट, ठीक है। तो अर्जेंट मैटर के लिए अर्जेंटमेंट मोशन इस्तेमाल किया था। तो अर्जेंटमेंट अर्जेंट, अर्जेंटमेंट अर्जेंट, तो ऐसे याद रखते हैं। सो ऑप्शन पढ़ते हैं अब। टू अलो अ डिस्कशन ऑन डिफिनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। देखो अर्जेंट आ रहा है ना, तो अर्जेंट सही हो जाएगा। ये तुरंत भाई कोई बहुत बड़े से यहाँ पे पाकिस्तान ने हमको अटैक कर दिया, तो वहाँ पे पार्लियामेंट में क्या करेगा भाई? अर्जेंट मोशन पास किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? सो आंसर हो जाएगा ए। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। मतलब याद रखो, आपको किताबी भाषा से हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हैं, ठीक है। लॉजिकल से सॉल्व कैसे करते हैं हम? कोई भी नियम बनाएगी गवर्नमेंट तो किसी चीज़ का ध्यान रखेगी, एजुकेशन का ध्यान रखेगी, हेल्थ का ध्यान रखेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का ध्यान रखेगी। तो ऐसा कोई भी चीज़ गवर्नमेंट नहीं बनाएगी जिसमें हम एजुकेशन पे फोकस ना करें। सो यहाँ पे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो नियम बनाए उसमें भी एजुकेशन का फोकस होगा। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी से भी एजुकेशन का फोकस होगा। 5th शेड्यूल दैट टॉक्स अबाउट ऑल दी शेड्यूल एरियाज एक्सेप्ट दी असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ओके 6th शेड्यूल जिसमें हम बात करते हैं असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा की, तो यहाँ भी हम एजुकेशन की बात करते हैं। 7th शेड्यूल जिसमें हम करंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। सो दिस ऑल टॉक्स अबाउट व्हाट एजुकेशन। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस पे पार्लियामेंट अब कैसा अपना कंट्रोल करती है, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है यार। सेकेंड, विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, बिल्कुल सही है। प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट एंड अकाउंट, ये भी सही है, जिससे क्या होता है पार्लियामेंट कंट्रोल करती है पब्लिक फाइनेंस, मतलब पब्लिक का पैसा है, अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता वो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सबकी सहमति चाहिए। और पीरियडिक और एटलीस्ट मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। यार देखो, आधे आधे महीने में ये करेगी ना, थोड़ा सा लॉजिक सोचते हैं, आधे आधे महीने में ये करेगी तो उतना समय नहीं है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा, गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं करती। फिर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। इससे पैसा जो होता है, जो लोगों का पैसा है उसको ये क्या करती है, एक्सरसाइज करती है कंट्रोल पब्लिक फाइनेंस पे। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 1, 2, 3 एंड 5 ए, 4 नहीं होगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is are among the noticeable feature of the recommendation of the 13th फाइनेंस कमीशन। अभी तो हम लोग ये 2012 की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय 13th फाइनेंस कमीशन आया था, अभी तो हम लोग 15th फाइनेंस कमीशन तक पहुंच चुके हैं। ओके, सो देखो आप यहाँ पे लॉजिक सॉल्व कर सकते हो। पहला क्या बोल रहा है, डिजाइन फॉर द गुड एंड सर्विस टैक्स, क्या पूछा है, अ डिजाइन फॉर द गुड एंड सर्विस टैक्स एंड अ कंपनसेशन पैकेज लिंक टू अडहेरेंस टू द प्रपोज डिजाइन। लॉजिकल है यार ये तो, ठीक है। सेकंड, अ डिजाइन फॉर द क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब। यार कोई थोड़ी लॉजिकल सोचो यार, एक आदमी ऐसे कोई फाइनेंस कमेटी बना दे, बोलेगी भाई लाखों नौकरी बना दो, तो ऐसा कोई पॉसिबल है? लाखों नहीं कैसे बनाएंगे भाई, जब तो वैकेंसीज नहीं होगी, जब तक डिमांड नहीं हुई तो कैसे जॉब बना देंगे, है ना, नहीं हो सकता। थोड़ा सा सेकंड गलत लग रहा है यार, लॉजिकल थिंकिंग करें, सेकंड गलत लगा। जब सेकंड गलत लगेगा तो हमको करेक्ट पूछा है, जिस हमने सेकंड को एलिमिनेट किया, सपोज ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, तो 1 तो होगा। फिर देखते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू लोकल बॉडीज, बिल्कुल सही है, फाइनेंस कमीशन का काम यही है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, सिंपल सी बात। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन को आप ना देखा हो क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि अब मल्टीपल जैसे आंसर आपके सामने है, तो आप जो नहीं जानते उसको भी सही कर सकते हो, बट शर्त यह है कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी गलत है। 10th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैव बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्यसभा से ऐसा कौन सा स्पेशल पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दिया है? पहला ये क्या बोलता है, टू चेंज द एक्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। ये तो पार्लियामेंट भी कर सकता है यार, इसमें राज्यसभा कोई पावर नहीं है। टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट 1 और मोर ऑल इंडिया सर्विस, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 214 एंड दैट टॉक्स अबाउट व्हाट, इस आर्टिकल 214 एंड पावर देता है किसको, स्टेट को, जिससे क्या हो सकता है, सो दैट इट कैन गिव द पावर to the parliament so that it can make laws with regard to the subjects that are mentioned in the state list. okay, so यहाँ पे 249 ये बोलता है। और ऑल इंडिया सर्विस दैट इज अंडर आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विस के लिए भी बिना स्टेट के मर्जी से नहीं बना सकते, ठीक है। तो 312 के आर्टिकल 312 बोलता है कि हाँ आप स्टेट की मर्जी से बनाओगे ऑल इंडिया सर्विस, लाइक IAS, IFS, फॉरेस्ट सर्विस एंड IPS। ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी, दैट इज टू पास रेजोल्यूशन। सिंपल सी बात है, जब ये पता ही सही है तो दूसरा क्या पढ़ना है यार, समझ आएगा। थर्ड क्या पढ़ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑटोनॉमी की बात करनी है, इसमें से कौन सा है जो कि सेफगार्ड करता है ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहला क्या बोलता है, व्हाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह सिंपल सी बात, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। सो पहला तो सही हो जाएगा। सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, बिल्कुल सही है, गलत है, बिल्कुल सही है, बोलता है गलत है यार, पार्लियामेंट रिमूव करता है सुप्रीम कोर्ट जज को। आज तक नियम है, इतिहास में आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट का जज भी रिमूव नहीं किया गया है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा मुश्किल काम इस देश में क्या है, प्रेसिडेंट को रिमूव करना। दूसरा सबसे मुश्किल काम क्या इस देश में, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना, ठीक है। सो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत। तीसरा देखते हैं, द सैलरीज ऑफ द जज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट, बिल्कुल सही है। तब तो भाई तो अगर सैलरी उसको काट देगा तो नियम आपके हिसाब से बता देगा ना, इसलिए। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज सही। फोर्थ देखते हैं, ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस एंड द स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड ऑन द गवर्नमेंट ओनली ऑन द कंसल्टेशन चीफ जस्टिस, गलत। करेक्ट पूछा है, करेक्ट इज 2 और 3, सॉरी 1 और 3। अब देखो यहाँ पे जो ये फोर्थ स्टेटमेंट है, ऑल द स्टाफ, देखो स्टाफ को ना जो गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करती, ओनली गवर्नमेंट बोला है ना, नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का यहाँ पे 100% इन्वॉल्वमेंट हुआ, देयर चांसेस ऑफ करप्शन, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में करप्शन घुसा देंगे गवर्नमेंट लोग, तो इसीलिए नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट को ऑटोनॉमी दी गई है। ऑटोनॉमी किस चीज़ की दी गई है कि जो वहाँ पे स्टाफ है, वहाँ पे जो सर्वेंट्स जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे हमने बोला क्लर्क्स काम कर रहे हैं, उनको
कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, उनके पास पावर है यार। सो आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉन्ग which of the following is are among the fundamental duties of the citizen laid down in the Indian Constitution? Fundamental duties कौन कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। पहला, to preserve the rich heritage of our composite culture, बिल्कुल सही है। सेकेंड, to protect the weaker sections from the social injustice, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है ना, डीपीएसपी का पार्ट है, इज नॉट अंडर फंडामेंटल राइट्स, ये स्टेट का काम है टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस। मेरा काम से ना कि वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करूँ, है ना। अंबानी क्या फर्क पड़ता है कौन कौन कितना गरीब है, कौन क्या है, उसको किसी को फर्क नहीं पड़ता। सो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है दोस्त, इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। स्टेट को फर्क पड़ता है, स्टेट को फर्क पड़ता है कि हाँ जितने गरीब है उनको सुधारना उनका काम है। थर्ड देखते हैं, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल सही। फोर्थ, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, बिल्कुल सही है यार, सिंपल सा समझे, एक बार समझ पढ़ो और सही हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा है 1, 3, 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन दी, ठीक है। तो हमको पूछा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है सेंट्रल स्टेट के बारे में है ना, इसमें से कौन सी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना कौन सा है जिसमें अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं सेंट्रल स्टेट, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसमें हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन दी सेंटर एंड दी प्रोविंस। वहाँ पे स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे प्रोविंस का कॉन्सेप्ट था। 1909 में हमने तो बोला सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम्स, एंड 1919 जो है वो बाइकर्मलिज्म के लिए जाना जाता है। ओके, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1935, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन की पावर की बात करते हैं। तो याद रखना 1909 को जो हमने बोला ना मॉडर्न इनटू रिफॉर्म्स, ठीक है ना, इट इज नोन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर व्हाट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। 14 की बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिलिमिटेशन कमीशन की। भाई अगर यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन का कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लॉजिकल सोचो तो लोग चैलेंज करते जाएंगे और डिलिमिटेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट। Second, when the order of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or the state legislative assembly, they cannot affect any modification in the order, बिल्कुल सही है, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। नहीं तो कौन एमएलए चाहता है कि उसका विधानसभा क्षेत्र छोटा हो जाए, कोई नहीं चाहता। इसीलिए तो क्या होता है, इट इज मैंडेटरी की उनको बात मानना ही पड़ेगा। सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, दैट इज आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, मैंने जो बोला था ना सेकंड क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन था उसमें, हाँ उसमें लिखा था नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 months, जो कि वहाँ पे किसके लिए लिख दिया गया था, वहाँ पे लोकसभा स्पीकर के बारे में लिख दिया गया था। लोकसभा स्पीकर के लिए सही नहीं है, बट ये प्राइम मिनिस्टर के लिए सही है ना, मैंने वहाँ पे शुरू क्वेश्चन में बताया था। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है, इन इंडिया अदर देन इंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये क्या है यार, ये वो रक्षक है, रक्षक इसका पब्लिक पर्स का, ठीक है ना। सो इट इज द गार्जियन और इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द पब्लिक पर्स, हु, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया, सीएजी जिसको हम बोलते हैं। तो हमसे पूछा है क्या क्या काम है इसके, सीएजी एक्सरसाइज एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स फाइनेंशियल और नेशनल इमरजेंसी। यार यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करता है, प्रेसिडेंट को यहाँ पे रोल नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय कोई काम नहीं करती है। सेकंड, सीएजी रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी, नहीं, इसका रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमिटी डिस्कस नहीं करती। थर्ड, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीएजी रिपोर्ट कैन बी इशूड बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू प्रेस चार्जेस, बिल्कुल सही है ये। फोर्थ, वाइल डीलिंग विद द ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सीएजी जुडिशियल पावर, नहीं, कोई जुडिशियल पावर नहीं, करेक्ट हमसे पूछा है। थर्ड तो करेक्ट होगा, सेकंड भी करेक्ट होगा, है ना। सॉरी मैंने जो गलती करी थी यहाँ पे, सेकंड भी गलत है यहाँ पे। सेकंड क्या बोलता है, सीएजी रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी, बिल्कुल सही है यार, पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाया ना, थोड़ा सा गलती हो गया। सो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो बनाया वो अकाउंट को क्या करने के लिए बनाया है, उसको एग्जीक्यूट करे, अकाउंट को चेक करने के लिए, हाँ भाई पैसे ठीक से आ रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं, जिस काम के लिए उसको अलॉकेट किए थे उस काम के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए सीएजी का रिपोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है, किसके द्वारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा।
17 नंबर का क्वेश्चन है, अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, देखो जो जॉइंट सिटी का जो प्रोविजन है ना, वो कौन, सब बच्चे को तो पता ही होता है यार कि कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो CAA दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होता। हाँ, और ये पता भी होना चाहिए अंडर आर्टिकल 110 दैट इज मनी बिल जो बात करता है, यहाँ पे हमारे पास जो है मनी बिल के, ओके सो डेडलॉक की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे हम जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, मनी बिल में भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर, हाँ ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर पे अगर क्या हो जाए, राज्यसभा बोले कि नहीं भाई हम पास नहीं करेंगे, तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। सो फर्स्ट सही हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके 18 नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच आर द फॉलोइंग। ठीक है ना, प्रेसिडेंट का क्या काम, क्या जिसकी जो ड्यूटी है कि उसको क्या करना है, कुछ चीज़ों को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना ही पड़ता है। क्या क्या है वो चीज़, पहला द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही है, तो करना ही पड़ता है उसको। द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, नहीं उसकी मर्जी भाई, वो करना चाहे तो कर सके, नहीं तो नहीं कर सके, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो मजबूरी नहीं है उसको प्रस्तुत करना, लेकिन हाँ यूनियन फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट को प्रस्तुत करना उसकी मजबूरी है। थर्ड, द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, इसका रिपोर्ट तो प्रोड्यूस करेगा तब तो उनको पता चलेगा भाई क्या क्या सोच रहा है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। फोर्थ, द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, SC ST, NC ST और NC SC दोनों का रिपोर्ट को प्रोड्यूस करना पड़ता है उसको। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 3 का 4, आंसर नंबर सी। ओके 19 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। हमने बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में जो देख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मैंने अभी भी बात की थी इससे 3 क्वेश्चन पहले कि हाँ जो मॉडल इंटू रिफॉर्म्स है 1909 का, वो बात करता है किसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के। जब हमने सेकंड को एलिमिनेट कर दिया तो ये हट गया, ये हट गया। आंसर हो सकता है क्या, आंसर हो सकता है 1 A या फिर C। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं क्या बोलता है, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, ये बिल्कुल सही है ना, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, बिल्कुल सही है, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, जो नियम बनाने का जो हकदार है, नियम बनाने का जो हक था वो किसको दे दिया गया, प्रोविंस को दे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा C, दैट इज 1 and 3 ओनली। सो अपने पास 19 क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चन थे सब, ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ एक बार में सही हो जाए, लेकिन बार प्रैक्टिस करके आपको समझना आना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। ठीक है ना, जब तक वो समझ नहीं आए क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जब तक उसमें जो ट्रिक्स है ना, जो एलिमिनेशन का मेथड है, मॉडल इंटू रिफॉर्म्स को सही करने का तरीका है, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कंपटीशन में 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो कि इन और आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू।